हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से उपन्यास वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। हमने इससे पहले खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, साथ ही हिंदी आलोचना का विकास, इसे कंप्लीट कर लिया था। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी उपन्यासों का विकास। पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हिंदी उपन्यासों का विकास, इस सेक्शन में आपको प्रेमचंद पूर्व, अगर खंड ख की बात करें तो खंड ख में हिंदी गद्य की विधाओं के विकास में हिंदी निबंध का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, यानी इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। हिंदी उपन्यास का विकास आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसके बाद जिन विधाओं को हम लोगों को पढ़ना है इस खंड में, वह हैं कहानी, नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। अन्य गद्य विधाएँ जब हम सेक्शन देखेंगे तो उसमें विभिन्न जो विधाएँ हैं, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि, उसके अंतर्गत आएंगे। हिंदी उपन्यास का अगर हम विकास देखें तो हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के संबंध में सम्यक धारणा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। अगर हम पहली बात करें तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में तो 3 कालखंड में उपन्यास के उद्भव और विकास को बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। आज हमें पढ़ना है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास को। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक में इसे कई सब सेक्शन में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो इसका प्रेरणा स्रोत क्या रहा है, इसका वर्गीकरण किस रूप में हुआ है। वर्गीकरण में सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास को हम देखेंगे, ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार को देखेंगे, घटनात्मक उपन्यास और तिलस्मी अय्यारी से संबंधित उपन्यासों को देखेंगे, घटनात्मक उपन्यासों में जासूसी से संबंधित उपन्यासों को देखेंगे, साथ ही हम अद्भुत घटना प्रधान जो उपन्यास रहे हैं इस युग के, उन्हें भी देखेंगे। इसके बाद हम अनुदित उपन्यास जितने भी रहे हैं इस कालखंड में उनको भी देखेंगे। साथ ही निष्कर्ष रूप में हम इस पूरे कालखंड को देखेंगे। अगर हम बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की, तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, घटनात्मक उपन्यास भी लिखे गए और तिलस्मी और अय्यारी से संबंधित और जासूसी से संबंधित उपन्यास भी लिखे गए। तो विभिन्न प्रकार की जो उपन्यास है वो हमको इस कालखंड में देखने को मिले हैं। कैसे इस युग की जो आधार भूमि है वो आगे के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, उसको भी हम इस कालखंड में समझेंगे और देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास को। इससे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के प्रश्नों को हम देखें, हम ये भी देख लेते हैं कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में हमें किन किन रचनाकारों को पढ़ना है और क्या कुछ उसका उपविषय है। अगर हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में प्रेमचंद, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदयस, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इन सभी रचनाकारों को प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत पढ़ना है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो उसमें हमें सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास पढ़ना है, प्रकृतवादी उपन्यास पढ़ना है, व्यक्तिवादी उपन्यास पढ़ना है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास पढ़ना है, सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यास पढ़ना है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास पढ़ना है, आंचलिक उपन्यासों को पढ़ना है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में जिन भी रचनाकारों ने आधुनिकता बोध पर आधारित उपन्यास लिखे हैं उनके विषय में भी जानना और समझना है। और अंत में हमें महिला उपन्यासकार जो समकालीन उपन्यासकारों में गिनी जाती हैं या श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उन सभी रचनाकारों को हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें उपन्यास के कालखंड में पढ़ना और समझना है। अगर हम बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की, क्योंकि जो हिंदी उपन्यास का जो उद्भव और विकास है ये 3 कालखंडों में विभक्त हुआ है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर। तो आज हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 1877 से 1918 का जो समय है ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का युग रहा है। ठीक है, तो ये समय आप याद रखेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के लिए। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस कालखंड से है वो देख लेते हैं हम।
प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास से संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा प्रेमचंद पूर्व युग में किस अवधि से मानी जाती है? ऑप्शन है 1850 से 1900, ऑप्शन बी 1877 से 1918, ऑप्शन सी 1890 से 1920, ऑप्शन डी 1880 से 1940। हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा प्रेमचंद पूर्व युग में किस अवधि से मानी जाती है? सही उत्तर होगा 1877 से 1918। हमने अभी इसके प्रारंभ में भी देखा था कि इस कालखंड की शुरुआत होती है, मतलब इसका कालखंड है 1877 से 1918। अगला प्रश्न है, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी मनोहर उपन्यास, ऑप्शन डी नवबाबू विलास। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास था, सही उत्तर होगा भाग्यवती। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी भाग्यवती का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे ना हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास अवश्य कहा जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए प्रथम आधुनिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास, तो भाग्यवती होगा। मौलिक ढंग की यह रचना नहीं है, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1877 में हुआ था और यह आधुनिक ढंग की रचना है, तो इस रूप में इसका योगदान रहा है या महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है मनोहर उपन्यास। मनोहर उपन्यास 1871 में प्रकाशित हुआ था कि आधुनिकता पर विवाद क्यों हुआ है? ऑप्शन ए इसकी भाषा समझ में नहीं आती, ऑप्शन बी यह संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित है तथा कथावस्तु ज्ञात नहीं है, ऑप्शन सी यह अंग्रेजों का नकल है केवल, ऑप्शन डी इसका प्रकाशन कभी नहीं हुआ। मनोहर उपन्यास 1871 में प्रकाशित हुआ है। इसकी आधुनिकता पर विवाद क्यों है? इसका सही उत्तर होगा यह संपादकों द्वारा संग्रहित हुई है, संशोधित हुई है, इसकी कथा वस्तु जो है वह ज्ञात नहीं है। अगर हम इसके तथ्य के ऊपर जाएं तो यहाँ पे है सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र, ये दो हैं इसके संपादन के पीछे, यानी मनोहर उपन्यास इस रचना को संपादित किया है सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र ने, इनके द्वारा यह संपादित है और इसका उल्लेख डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। ठीक है, इस कृति का उल्लेख माता प्रसाद गुप्त ने किया है, किंतु इसकी जो कथावस्तु है वह ज्ञात नहीं है, तो इस रूप में इसकी आधुनिकता पर विवाद खड़ा होता है। यानी अगर हम बात करें, जैसे हमने भाग्यवती को आधुनिक उपन्यास की संज्ञा दी है, उसी तरीके से मनोहर उपन्यास को आधुनिक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसकी कथावस्तु पर संदेह है, यानी ज्ञात ही नहीं है कि क्या कथावस्तु है इसकी। दूसरी चीज़, सिर्फ इसका उल्लेख किया है माता प्रसाद गुप्त ने और संपादन का कार्य किया था, इस कृति का संपादन का कार्य किया था सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र ने, तो इस रूप में यह जो कृति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास हिंदी उपन्यासों के विकास में नए युग का संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी रतन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास हिंदी उपन्यासों के विकास में नए युग का संकेत माना जाता है? सही उत्तर होगा सेवा सदन। सी इसका सही उत्तर होगा। सेवा सदन जो है वह उपन्यासों के विकास में नए युग का संकेत माना जाता है। तो ये था हमारा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में। सबसे पहले हमें सेक्शन पढ़ना है प्रेरणा स्रोत। तो इसके प्रेरणा स्रोत से संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा मुख्यतः किस भाषा के साहित्य से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा मुख्यतः किस भाषा के साहित्य से प्राप्त हुई है? सही उत्तर होगा बांग्ला। उपन्यास रचना की प्रेरणा हमें बांग्ला उपन्यासों से मिली है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भाग्यवती की रचना, भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877। हमने पहले प्रश्न में भी देखा था कि पूर्व ही बांग्ला में, यानी भाग्यवती की रचना के पूर्व ही, यानी 1877 के पूर्व ही बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। यानी अगर हम बात करें तो भाग्यवती की रचना के पूर्व ही बंगाल में सामाजिक और ऐतिहासिक प्रकार के जो उपन्यास हैं वो लिखे जा रहे थे। और इस रूप में अगर हम देखें तो हिंदी में जो उपन्यास रचना हुई है वो बाद में हुई है। पहले बांग्ला
में उपन्यास रचना प्रारंभ हुआ है बांग्ला भाषा में। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी लेखकों का नया उपन्यास लेखन की ओर झुकाव कब हुआ? ऑप्शन ए, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव होते हुए भी बंग भाषा के उपन्यास की देखा देखी के कारण। ऑप्शन बी, केवल संस्कृत से प्रेरणा लेकर। ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरणा से। ऑप्शन डी, कोई प्रेरणा नहीं थी। अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो हिंदी लेखकों का नया उपन्यास लेखन की ओर झुकाव हुआ है बंग भाषा के उपन्यासों की देखा देखी के कारण। यानी नाटक और निबंध की ओर तो विशेष झुकाव था ही, लेकिन जैसे ही बांग्ला उपन्यासों की सृष्टि होने लगी, उसका प्रचार प्रसार होने लगा, हिंदी में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुआ। यानी अगर हम नाटक और निबंध लिख रहे हैं तो केवल उस तक सीमित हो जाना नहीं है, तो रचनाकारों का ध्यान कहीं ना कहीं उस नई विधा की ओर भी आकर्षित हुआ, और वो नई विधा जो है वो बांग्ला भाषा में सबसे पहले आई। तो उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास की रचना के लिए सबसे कह सकते हैं उपयुक्त और जो सहज मार्ग उन्हें लगा वो अनुवाद का लगा। तो उन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में जो कुछ भी रचनाएं हो रही थी उसका सबसे पहले क्या किया, उपन्यास में अनुवाद प्रारंभ करना शुरू किया। तो अनुवाद के माध्यम से अगर हम देखें तो उपन्यास हिंदी जगत में आया है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से आया, यानी प्रारंभिक उपन्यास जितने भी थे वो अनुवाद के रूप में ही सामने आए। अगला प्रश्न है, नीचे में से कौन से बांग्ला उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग की हिंदी उपन्यास रचना की प्रेरणा है? अगला प्रश्न है, हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा मुख्यतः किस भाषा के साहित्य से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा मुख्यतः किस भाषा के साहित्य से प्राप्त हुई है? सही उत्तर होगा बांग्ला। ये प्रश्न हमने देख लिया था, ठीक है। अनुवाद आवश्यक प्रतीत हो रहे थे, ये भी हमने देखा, ठीक है। यहाँ से हम थे। भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हो गए। अगला प्रश्न है, नीचे में से कौन से बांग्ला उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग की हिंदी उपन्यास रचना के लिए प्रेरणा थे? ऑप्शन ए नवबाबू विलास, ऑप्शन बी आलालेर घरेर दुलाल, ऑप्शन सी दोनों उपरोक्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। यानी अभी जिस बात की चर्चा रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं कि बंग भाषा से प्रेरित होकर उनके अनुवाद के रूप में उपन्यास सृजन हिंदी में भी प्रारंभ हुआ, तो वो कौन सा उपन्यास पहला था जिसकी प्रेरणा हिंदी उपन्यास रचना के लिए कह सकते हैं उन्होंने स्वीकार किया था? तो दो यहाँ पे रचना है, यानी नवबाबू विलास और आलालेर घरेर दुलाल। तो उत्तर होगा दोनों उपरोक्त, यानी बांग्ला उपन्यास जो प्रेमचंद पूर्व युग की हिंदी उपन्यास रचना की प्रेरणा बनी है वो है नवबाबू विलास और आलालेर घरेर दुलाल। अगर हम तथ्य के रूप में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि भवानी चरण बंदोपाध्याय का यह उपन्यास है, यानी नवबाबू विलास यह उपन्यास भवानी चरण बंदोपाध्याय का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1825। दूसरा जो आलालेर घरेर दुलाल यह उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1857 है, और इसके जो रचनाकार हैं वो टेकचंद्र ठाकुर हैं। अगर हम टेकचंद्र ठाकुर का समय देखें तो वो 1814 से 1883 तक हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों ही उपन्यास बांग्ला में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तो इन दोनों का प्रभाव क्या है हिंदी उपन्यास रचना में दिखाई देता है। और दोनों की बात अगर हम करें, नवबाबू विलास जो है वो भवानी चंद्र बंदोपाध्याय का है, और आलालेर घरेर दुलाल जो है वो टेकचंद ठाकुर का है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इन रचनाओं के रचनाकार साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी है, ठीक है। तो इस रूप में ये प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि प्रेरणा के रूप में कौन से बांग्ला उपन्यास हैं? नवबाबू विलास और आलालेर घरेर दुलाल। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी
के चपला उपन्यास पर किस बांग्ला उपन्यास की छाया स्पष्ट है? अगर हम किशोरीलाल का समय देखें इस प्रश्न के माध्यम से ही, तो इनका समय है 1865 से 1932। चपला उपन्यास का समय देखें यानी इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1903 प्रकाशन वर्ष है। एक और महत्वपूर्ण जो चपला उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो 3 प्रश्न हमको इस एक प्रश्न से मिल रहे हैं। और चौथा प्रश्न यह स्वयं ही है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी के चपला उपन्यास पर किस बांग्ला उपन्यास की छाया स्पष्ट है? पहला ऑप्शन है आलालेर घड़ेर दुलाल, ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी है नवबाबू विलास, ऑप्शन डी है मृणालिनी। सही उत्तर क्या होगा? सी नवबाबू विलास। किशोरलाल गोस्वामी के चपला उपन्यास पर किस बांग्ला उपन्यास की छाया स्पष्ट है? नवबाबू विलास का स्पष्ट प्रभाव हमें चपला उपन्यास पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कौन से उपन्यास हिंदी में अनुदित हुए थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का समय अगर हम देखें तो 1838 से 1994 है। इनके कौन से उपन्यास हिंदी में अनुदित हुए थे? इनका ऑप्शन है ए दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी और युगलांगुरी, ऑप्शन बी है नवबाबू विलास, आलालेर घड़ेर दुलाल, ऑप्शन सी है टॉम जॉन्स स्कॉट के उपन्यास, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु और पुनर्जन्म। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास जो हिंदी में अनुदित हुए हैं वो हैं दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी और युगलांगुरी। तो ये तीनों उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है और इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। इन तीनों उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, यानी अगर हम बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में ये 1865 में लिखा गया और हिंदी में इसका अनुवाद 1873 में हुआ है। मृणालिनी की बात करें तो यह बांग्ला में 1869 में लिखा गया, हिंदी में इसका अनुवाद 1880 में हुआ है। युगलांगुरी की बात करें तो 1874 इसका प्रकाशन वर्ष है, लेकिन हिंदी में अनुवाद इसका 1880 में हुआ है। तो हिंदी में अनुवाद वाला जो वर्ष है वो भी महत्वपूर्ण है, साथ ही इसका जो मूल प्रकाशन वर्ष है वह भी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हुई जो हिंदी में अनुदित हुई हैं। अगला प्रश्न है, बंकिम तथ्य जो है वो भी देख लेते हैं। बंकिम बाबू अंग्रेजी के 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों स्कॉट और टेलर से प्रभावित हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किन से प्रभावित हैं, तो पहले तो ये अंग्रेजी विद्वान से प्रभावित है, ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं अंग्रेजी भाषा के, उनसे प्रभावित है, जिनमें जो नाम है वो है स्कॉट और टेलर। तो अगर हम स्कॉट का समय देखें तो 1771 से 1832 इसका समय है। टेलर की बात करें तो टेलर का समय 1808 से 76 तक इनका समय है। तो ये दोनों ही जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर दिखाई देता है, स्कॉट और टेलर। ठीक है, तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आलालेर घड़ेर दुलाल उपन्यास किस अंग्रेजी उपन्यास के आदर्श पर रचा गया है? ऑप्शन ए स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन बी टॉम जॉन्स, ऑप्शन सी टेलर के उपन्यास, ऑप्शन डी हेनरी फील्डिंग के नाटक। आलालेर घड़ेर दुलाल उपन्यास किस अंग्रेजी उपन्यास के आधार पर रचा गया है? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि आलालेर घड़ेर दुलाल जो उपन्यास है यह बांग्ला का उपन्यास है जो बांग्ला में लोकप्रिय हुआ था। तो यह जो उपन्यास है इस पर अंग्रेजी के अगर हम देखें तो टॉम जॉन्स तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? टॉम जॉन्स। आलेर घड़ेर दुलाल उपन्यास किस अंग्रेजी उपन्यास के आदर्श पर रचा गया था? तो अंग्रेजी का उपन्यास है टॉम जॉन्स और यह उपन्यास 1749 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसके रचनाकार हेनरी फील्डिंग है। अगर हम हेनरी फील्डिंग के समय की बात करें तो इनका समय है 1707 से 1754। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि टॉम जॉन्स जो अंग्रेजी का उपन्यास है इस पर आधारित है बांग्ला का यह उपन्यास आलालेर घड़ेर दुलाल। ठीक है, और टॉम जॉन्स जो है वह हेनरी फील्डिंग का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया दाह में सुशीला और सुंदरी के चरित्र किसके आदर्श पर आधारित है? किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है पुनर्जन्म या सौतिया दाह, दोनों ही एक ही नाम है। इसमें सुशीला और सुंदरी के चरित्र किस पर आधारित हैं? ऑप्शन है बांग्ला उपन्यासों पर, ऑप्शन बी वासव दत्ता और रत्नावली पर, ऑप्शन सी टॉम जॉन्स पर, ऑप्शन डी मृणालिनी पर। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा
वासव दत्ता और रत्नावली पर आधारित है यह सुशीला और सुंदरी का चरित्र। ठीक है, सुशीला और सुंदरी का चरित्र पुनर्जन्म या सौतिया दाह उपन्यास में वासव दत्ता और रत्नावली पर आधारित है, यानी इसके आदर्श पर यह रचा गया ये दोनों चरित्र हैं। ठीक है, और ये जो पुनर्जन्म और सौतिया दाह जो ये उपन्यास है, यह है किशोरीलाल गोस्वामी का। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर हम देखें तो किशोरीलाल गोस्वामी का प्रसिद्ध उपन्यास है पुनर्जन्म या सौतिया दाह। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907। तो अगर प्रश्न पूछा जाए पुनर्जन्म का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1907, अगर सौतिया दाह भी पूछा जाए तो भी 1907। ये दोनों कृति किशोरीलाल गोस्वामी की है और इसके दो पात्र हैं सुशीला और सुंदरी। अगला प्रश्न है पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास का आधार क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी नॉवल, ऑप्शन बी मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, ऑप्शन सी बांग्ला ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन डी संस्कृत नाटक। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया दाह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास का आधार क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी नॉवल, ऑप्शन बी मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, ऑप्शन सी बांग्ला ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन डी संस्कृत नाटक। पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास का आधार क्या है? आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मध्ययुगीन प्रेमाख्यान। पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय की यह कृति है सुंदर सरोजनी। यह मध्ययुगीन प्रेमाख्यान पर आधारित उपन्यास है। अगर हम इसके तथ्य के रूप में देखें तो इसमें नायक नायिका के बीच प्रेमोदय का आधार स्वप्न दर्शन माना गया है। ठीक है, प्रेम उदय का आधार क्या है? इसमें स्वप्न दर्शन है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे हम पद्मावत की बात करते हैं तो श्रवण के माध्यम से, यानी रूप सौंदर्य का जैसे ही हीरामन तोता व्याख्यान करता है या उसका गुणगान करता है तो रूप श्रवण के माध्यम से प्रेम का उदय होता है रतन सेन के मन में। किसके लिए? पद्मावती के मन में। उसी तरीके से अगर हम इस उपन्यास की बात करें सुंदर सरोजनी का, तो स्वप्न दर्शन में ही प्रेम का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न किसके आदर्श पर रचा गया है? ऑप्शन ए बांग्ला उपन्यास, ऑप्शन बी संस्कृत कथा, ऑप्शन सी अंग्रेजी ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन डी मध्ययुगीन लोक कथा। तो डॉक्टर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न किसके आदर्श पर रचा गया है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी संस्कृत कथा के आदर्श पर। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न उपन्यास संस्कृत कथा के आदर्श पर रचा गया है। संस्कृत कथा पर आधारित यह प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक हिंदी उपन्यासकारों का कथा रचना संस्कार किन स्रोतों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ है? ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी नॉवल, ऑप्शन बी अंग्रेजी नॉवल, बांग्ला उपन्यास, संस्कृत कथा, आख्यायिका और मध्ययुगीन प्रेम कहानियाँ, ऑप्शन सी केवल संस्कृत साहित्य, ऑप्शन डी केवल बांग्ला साहित्य। अगर हम प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों की बात करें तो हमें पहले तो ये पता है कि बांग्ला से इसका प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, अगर हम देखें तो कुछ अंग्रेजी उपन्यासों का भी इस पर प्रभाव है। तीसरी, अगर हम कहें आधार भूमि जो ग्रहण की गई है वो संस्कृत कथा, आख्यानों और मध्ययुगीन प्रेम कहानियों पर आधारित है। तो इस रूप में हमारा बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास का विकास किस दिशा में हुआ है? ऑप्शन ए प्राचीन संस्कारों की ओर, ऑप्शन बी प्राचीन संस्कारों से मुक्त होकर पूर्णतः अंग्रेजी नॉवल बन गया है, ऑप्शन सी केवल बांग्ला उपन्यास की नकल है, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य की ओर है। हिंदी उपन्यास का विकास किस दिशा में हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी प्राचीन संस्कारों से मुक्त होकर यह पुनः क्या हो गया है? अंग्रेजी नॉवल बन चुका है। हिंदी उपन्यास का जो प्रारंभ है वो प्राचीन संस्कार से प्रारंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके विकास क्रम को देखते हुए अगर हम देखें तो यह धीरे धीरे अंग्रेजी के नॉवल की तरह बनता जा रहा है। प्राचीन संस्कारों से मुक्त होकर यह पूर्णतः क्या हो गया? अंग्रेजी नॉवल बन गया है। तो हमारा जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का जो पहला उपशीर्षक है प्रेरणा से जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हमारा इसका दूसरा उपशीर्षक है वर्गीकरण है। ठीक है,
तो वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं, और वर्गीकरण के बाद हम जितने भी वर्गीकृत जो खंड हैं इस कालखंड विशेष के, यानी प्रेमचंद पूर्व युग की अगर हम बात करें, तो वर्गीकरण में जैसे सामाजिक है, ऐतिहासिक है, तिलिस्मी, अय्यारी या जासूसी से संबंधित उपन्यास है, उनको हम अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्री किशोरी लाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को किन 3 प्रमुख वर्गों में रखा है? ऑप्शन ए धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। ऑप्शन बी सामाजिक, ऐतिहासिक, घटनात्मक। ऑप्शन सी मनोरंजन, जागरण, उपदेश। ऑप्शन डी चरित्र, घटना और भाव। सही उत्तर क्या होगा? किशोरी लाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को किन 3 प्रमुख वर्गों में बांटा है? सही उत्तर होगा बी सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। किशोरी लाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। इन्हीं से संबंधित तथ्य हैं। उनके द्वारा किए गए धार्मिक और या गार्हस्थ, ठीक है, धार्मिक या गार्हस्थ आदि भेद सामाजिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं, यानी अगर जो धार्मिक भेद हैं वह भी सामाजिक भेद के अंतर्गत आते हैं। बांग्ला के प्रारंभिक उपन्यासों का वर्गीकरण भी लगभग इसी प्रकार पर था। अगर हम बांग्ला उपन्यासों के वर्गीकरण की बात करें तो वो भी सामाजिक, ऐतिहासिक, घटनात्मक रूप में था, और किशोरी लाल गोस्वामी भी सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक रखते हैं, और वो धार्मिक को सामाजिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, या गार्हस्थ्य जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी सामाजिक उपन्यासों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी साहित्य की चेतना की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थीं? ऑप्शन ए मनोरंजन और सामाजिक जागरण। ऑप्शन बी ऐतिहासिक और धार्मिक। ऑप्शन सी उपदेश और सुधार। ऑप्शन डी चरित्र और कथानक। तो 2 प्रमुख चेतना क्या थी साहित्य की? तो सही उत्तर होगा मनोरंजन और सामाजिक जागरण, यानी मनोरंजन भी उद्देश्य रहा है इसकी उपन्यास रचना के पीछे, और दूसरा सामाजिक जागरण भी रहा है। अगला प्रश्न है, मनोरंजन की प्रवृत्ति से परिचालित उपन्यासों के विषय कौन से हैं? ऑप्शन ए उपदेश और सुधार। ऑप्शन बी अय्यारी, तिलिस्मी, जासूसी, रहस्यमय, वासनापरक, प्रणय चित्र। ऑप्शन सी शुद्ध ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन डी सनातन धर्म का पोषण। तो मनोरंजन प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम देखें तो इससे परिचालित विषय कौन कौन से हैं? अय्यारी, तिलिस्मी, जासूसी, रहस्यमय, वासनापरक, प्रणय चित्र। ये सभी विषय मनोरंजन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक जागरण से प्रेरित उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए उपदेश प्रधान और सुधारवादी। ऑप्शन बी केवल मनोरंजन। ऑप्शन सी ऐतिहासिक सत्य का प्रकाशन। ऑप्शन डी चित्र विचित्र घटनाएं। तो सामाजिक जागरण से प्रेरित उपन्यासों का मुख्य विषय क्या हो सकता है? उपदेश प्रधान हो सकता है, दूसरा सुधारवादी हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व साहित्य का सबसे सुविधाजनक वर्गीकरण कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए मनोरंजन प्रधान और सामाजिक चेतना। ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी का विषय आधारित वर्गीकरण। ऑप्शन सी प्रवृत्ति आधारित वर्गीकरण। ऑप्शन डी उपवर्ग आधारित वर्गीकरण। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य का सबसे सुविधाजनक वर्गीकरण है। आंसर करेंगे बी किशोरी लाल गोस्वामी का विषय आधारित वर्गीकरण। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य का सबसे सुविधाजनक वर्गीकरण क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी का विषय आधारित वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यासों के 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अय्यारी, जासूसी, साहसिक। ऑप्शन बी घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। ऑप्शन सी शुद्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक रोमांस। ऑप्शन डी धार्मिक, गार्हस्थ और सामाजिक। सामाजिक उपन्यासों के 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? सही उत्तर क्या होगा? घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। ये सभी उपन्यास सामाजिक उपन्यासों के अंतर्गत आएंगे, यानी जो भी उपन्यास घटना प्रधान होंगे, चरित्र प्रधान होंगे या भाव प्रधान होंगे वो सभी सामाजिक उपन्यासों के उपवर्ग के रूप में आएंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास के 2 उपवर्ग कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए घटना प्रधान और चरित्र प्रधान। ऑप्शन बी शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस। ऑप्शन सी उपदेश प्रधान या सुधारवादी। ऑप्शन डी जासूसी और तिलिस्मी। ऐतिहासिक उपन्यास के
दो उपवर्ग हैं, शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस। तो दो उपवर्ग ऐतिहासिक उपन्यासों के कौन से हो गए? शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस। तो वर्गीकरण अगर हम मूल रूप से वर्गीकरण देखें तो सामाजिक हैं, ऐतिहासिक हैं और घटनात्मक हैं। सामाजिक उपन्यासों के 3 उपवर्ग हैं, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। ऐतिहासिक उपन्यास के 2 उपवर्ग हैं, शुद्ध ऐतिहासिक या ऐतिहासिक रोमांस। अगला प्रश्न है, घटनात्मक उपन्यासों के 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शुद्ध ऐतिहासिक रोमांस भाव प्रधान, ऑप्शन बी अयारी तिलिस्मी जासूसी साहसिक एवं चित्र विचित्र घटनात्मक, ऑप्शन सी चरित्र प्रधान कथानक प्रधान उपदेश प्रधान, ऑप्शन डी धार्मिक सामाजिक गार्हस्थ्य। तो घटनात्मक प्रधान उपन्यासों की अगर हम बात करें तो घटनात्मक प्रधान उपन्यासों के 3 उपवर्ग हैं, अयारी तिलिस्मी, जासूसी और तीसरा साहसी एवं विचित्र चित्र घटनात्मक। ठीक है, तो अयारी और तिलिस्म एक हो गया घटनात्मक उपन्यास में, एक सेक्शन हो गया, दूसरा है जासूसी इसमें और तीसरा है चित्र विचित्र घटनात्मक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो वर्गीकरण वाला जो उपशीर्षक था वो भी समाप्त हो गया। अगला जो सेक्शन है वो सामाजिक उपन्यासकारों का है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रेमचंद पूर्व युग का ये जो कालखंड है इसमें 3 वर्गीकरण किया गया है, सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। घटनात्मक में भी 3 हैं, यानी अयारी तिलिस्मी से संबंधित, जासूसी से संबंधित और चित्र विचित्र घटनात्मक संबंधित। तो सामाजिक उपन्यासकारों को हम देखेंगे, उसके बाद हम ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देखेंगे। ठीक है, सामाजिक के बाद हम ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देखेंगे, उसके बाद हम घटनात्मक उपन्यासों में देखेंगे किसको? तिलिस्मी, अयारी, जासूसी और चित्र विचित्र घटनात्मक। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। तो इस वीडियो को ये पेंट करते हैं सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास तथा ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।